पिछले एपिसोड में हमने देखा चू फेंग मॉन्स्टर फोर्ट्रेस पहुंच गया था और वहां पहुंचकर वहां के सारे मेडिसिन को कलेक्ट कर लिया था। लेकिन इस बात से उसकी लिंगियन सेक्ट के लोगों से फाइट हो जाती है, जिस पर चू फेंग पहले उनसे फाइट करता है और फिर अपने फ्लाइंग टेक्निक की मदद से वहां से उड़ के चला जाता है। फिर वो वहीं पर अपना कल्टीवेशन करता है। इसी तरह 2-3 दिन निकल जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वहाँ कोई ग्रीन कलर का ऑरा उसकी जान लेने पर उतर आती है। इस चीज से बचते हुए वो एक ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट से मदद मांगता है, जिसके बाद स्पिरिटिस्ट उसे अपना टोकन देकर मदद करता है और फिर चू फेंग अपनी मंजिल की ओर गोंगलुइन से कंपटीशन करने निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है शॉनवू सिटी पर, जहाँ 2 डिसेबल्स चू फेंग और गोंगलुइन के होने वाले कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं फेंग का तो कोई नामो निशान तक नहीं है कि आखिर वो है कहाँ पर और उसने अपनी कल्टीवेशन बढ़ाई भी है या नहीं। चाहे वो कितना भी अपना कल्टीवेशन बढ़ाई क्यों न ले, इस बार वो गोंगलुइन से नहीं जीत सकता, क्योंकि गोंगलुइन अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तो और शॉनवू सिटी और प्रिंस किलिंग मैंशन के सारे उसके सपोर्ट में है। तभी दूसरा डिसेबल कहता है चाहे वो कितना भी कल्टीवेशन बढ़ा ले, लेकिन असल में वो तो एक लूजर ही है। वो गोंगलुइन से कभी नहीं जीत सकता। अगर वो अपना कल्टीवेशन बढ़ा ले और गोंग को हरा भी दे, फिर भी गोंग के पास इतने सारे सपोर्टर्स हैं कि वो लोग चू फेंग को जिंदा नहीं रहने देंगे। अभी जो उसका नया फादर आया है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बारे में इतने सालों तक किसी को नहीं पता था। लेकिन अब वो एल्डर गोंग के सारे मुश्किल में उसके ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो चू फेंग के लिए अब ये कंपटीशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। चू फेंग तो बेवकूफ है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो ये गलती कभी नहीं करता। वो कोई सेफ जगह ढूंढ के वहाँ छुप कर बैठ जाता और पूरे जिंदगी अपने आप को कोसता, ना ही वो किसी से मिलना चाहता। वो गोंगलुइन और उसके सारे खानदान से डरता। और मुझे तो ये लगता है कि वो दुनिया के किसी कोने में जाकर छुप गया है ताकि उसे ये मार्शल आर्ट ना लड़ने पड़े। लेकिन फिर भी अगर वो इस कंपटीशन में हिस्सा ना भी ले तो उसके कजिन्स के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि गोंगलुइन उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि गोंग ने चू फेंग के जितने भी कजिन्स है उनके पीछे अपने लोगों को लगा दिया है, ताकि वो लोग उसके कजिन्स को तंग करे और उनसे इतना काम करवाए कि उनकी जान ही चली जाए। और अगर फेंग को अपने कजिन्स को बचाना है तो उसे तो यहाँ जरूर आना है, और वो अगर यहाँ आ गया तो वो खुद भी नहीं बच सकता। ये मामला सच में उसके लिए टफ है, इसलिए अब फेंग भी मरेगा। उसकी फैमिली तो पहले ही मर चुकी है और अब बारी है उसके कजिन्स की। सब के सब मारे जाने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डिसेबल्स बिल्कुल चौंक जाते हैं। चू फेंग कहता है क्या कह रहे थे तुम मेरे कजिन्स के बारे में, कौन उन्हें परेशान कर रहा है। ये सुनकर डिसेबल कहता है गोंग तुम्हारे सारे कजिन्स को बहुत टॉर्चर करता है और जबरदस्ती उनसे बहुत ज्यादा काम भी करवाते हैं, ताकि ऐसे काम करते करते वो मर ही जाए। 1 साल से उसने तुम्हें नहीं देखा और अब तुम्हारे लिए वो उन लोगों पर टॉर्चर करता है। चू फेंग पूछता है क्या इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, जिस पर डिसेबल कहता है सूरो ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका सुजाको सिटी इतना पावरफुल नहीं है कि वो शॉनवू सिटी का मुकाबला कर सके। उनके साथ अब किलिंग प्रिंस मैंशन भी जुड़ गया है, इसलिए उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि तुम वापस जाकर अपने कजिन्स को बचा ही लोगे। दूसरी तरफ हम फेंग के कजिन को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा काम करके गिर जाता है। उनके कमांड में गोंग का एक साथी था वहाँ पर। अब वो उन लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहा था। यहाँ वो उनसे कहता है तुम्हें जल्द से जल्द एक डाइगर तैयार करना है, ताकि मैं उस डाइगर को गोंग को दे सकूं और उसी टाइगर से गोंग फेंग को मारेगा। इसलिए जल्द से जल्द इस टाइगर को बनाने का काम पूरा करो। लेकिन जब काम करते हुए फेंग का एक कजिन नीचे गिर जाता है तो बाकी के कजिन उसे संभालने आते हैं। ये देखकर गोंग का साथी अपने डिसेबल्स को उसे मारने कहता है, जिसके बाद वो चूवी को पकड़ लेता है, क्योंकि चूवी उनके खिलाफ आवाज उठा रहा था। और अब सब मिलकर चूवी को मारने लग जाते हैं। और ये चूवी वही है जिसे काफी टाइम पहले मारकर उसका कल्टीवेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था और वो दोबारा कभी भी अपने कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इसलिए वो उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। अब इस बात पर चूवी कहता है चू फेंग जरूर आएगा और वो हमें जरूर बचाएगा। ये सुनकर वो कमांडर कहता है चू फेंग आएगा और तुम लोगों को बचाएगा, ये बस तुम्हारा सपना है, वो दोबारा यहाँ तुम्हें बचाने कभी नहीं आएगा।
क्योंकि उसे पता है उसकी यहाँ आना उसकी मौत है। अगर हिम्मत होती तो वो अब तक यहाँ पहुँच चुका होता। जिसके बाद वो एक बड़ा सा चाकू लेता है ताकि वो चूवी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और वो चूवी से कहने लगता है, मैं अभी तुम्हें नहीं मारने वाला था, मुझे तुमसे और ज्यादा काम करवाना था जब तक तुम मर ना जाओ, लेकिन तुम तो अब मुंह खोलने लग गए। तुमने ही मुझे मजबूर किया है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखूं चू फेंग कहाँ से आता है तुम्हें बचाने। फिर वो चूवी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और अपना वार चूवी पर करता है, लेकिन जैसे वो चूवी को जान से मारने जाता है तभी वह चू फेंग आ जाता है और उसको एक जोर का पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और चू फेंग को देखकर तो वो बिल्कुल हैरान था। उसको उम्मीद नहीं थी कि चू फेंग आएगा और वो वहाँ से किसी तरह अपने जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चू फेंग का गुस्सा भी बहुत तेज था। वो उसे वहाँ से जाने नहीं देता और अपने चार्म आर्ट टेक्निक को यूज करके उसके आसपास एक शील्ड क्रिएट करता है और फिर उसे बिल्कुल गायब कर देता है जैसे वो कभी था ही नहीं। ये देखकर वहाँ के सारे डिसेबल्स बहुत डर जाते हैं, लेकिन चू फेंग कहता है, किसी ने भी अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो जो मैंने इसके साथ किया है वो तुम्हारे साथ भी करूँगा। ये सुनकर सारे लोग बिल्कुल डर जाते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। अब चू फेंग चूवी के पास जाता है। चूवी उससे कहता है, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम पर कि एक ना एक दिन तुम जरूर लौटोगे और देखो आज तुम आ गए। चूवी के इस हालत को देखकर क्वीन कहती है, मैं इसके सारे जख्मों को ठीक कर सकती हूँ और साथ ही इसकी कल्टीवेशन दोबारा से ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक फॉर्मेशन क्रिएट करना होगा और इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए मुझे काफी सारी चीजों की जरूरत होगी जो रिसोर्सेज तुम्हें जल्द से जल्द अरेंज करना होगा। ये बात सुनकर चू फेंग को एक अच्छा आइडिया आता है। वो उन सारे डिसेबल्स के पास जाता है। यहाँ कुछ लोगों ने तो अपने हालात बहुत ज्यादा खराब कर लिया था। वो सभी चू फेंग से कहने लगते हैं, बस हमें यहाँ से जिंदा जाने दे, आप जो कहते हैं हम वही करेंगे, बस आप हमारी जान बख्श दो, हमने कोई गलती नहीं की, हम तो बस गोंगलुन के कहने पर ये सब कर रहे थे। तब चू फेंग कहता है, तुम लोगों ने जो मेरे कजिन्स को परेशान किया है इसकी सजा तो तुम्हें जान देकर ही मिलेगी, इसलिए मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ और तुम्हारे कल्टीवेशन पावर को मांग रहा हूँ और तुम सब अपने अपने कल्टीवेशन पावर मुझे दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर वो सारे लोग बिल्कुल हैरान थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो चू फेंग को अपना कल्टीवेशन पावर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोंगलुन को दूसरे डिसेबल्स तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि मार्शल आर्ट कंपटीशन कुछ देर में ही शुरू होने वाला है जिसमें चू फेंग और गोंगलुन की लड़ाई होगी। तब वहाँ पर 2 डिसेबल आते हैं। चू फेंग इस सिटी पर आ गया है, वो किसी भी टाइम इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के एरिया में आ जाएगा। ये सुनकर गोंग हैरान था, साथ ही वो खुश भी होता है कि आखिर चू फेंग यहाँ आ गया, अब उसकी जान लेने में बहुत मजा आ जाएगा। उसके बाद वो किसी तरह की बॉटल को निकालता है और उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है वो उसे स्मेल कर रहा होता है। इस वजह से उसके आंखों का कलर तक बदल जाता है। न जाने ये कैसी अजीब फॉर्मूला थी जिसका गोंग यूज करने वाला है और इसी सीक्रेट टेक्निक के साथ वो चू फेंग के साथ फाइट करेगा। यहाँ चू फेंग सारे डिसेबल से कहता है, अगर तुम्हें अपना पावर बढ़ानी है तो तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा और अगर तुम अभी पहले से शुरू करते हो तो तुम बहुत जल्द ही अपने पहले वाले स्टेज में पहुंच जाओगे। साथ ही उनके कल्टीवेशन पावर की मदद से चू फेंग ने अब चूवी को पूरी तरह से ठीक कर दिया था और उसकी जितनी कल्टीवेशन पावर थी वो सब वापस आ गई होती है। जिसके बाद चू फेंग उस टाइगर के पास आता है जो टाइगर चूवी और बाकी बना रहे थे और इसी टाइगर की मदद से चू फेंग गोंगलुन का जान लेगा। जिसके बाद वो उस टाइगर को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंगलुन बैटल एरेना के अंदर आ चुका था, जिसे देखकर वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं और इस मैच को देखने अलग अलग सेक्ट से अलग अलग डिसेबल्स भी आ रहे होते हैं। यहाँ पूरे बैटल एरेना भर चुका था बस गोंगलुन और चू फेंग की फाइट देखने के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर चू फेंग नहीं आया था। इस बात से सूरो और उसके फादर दोनों हैरान थे क्योंकि चू फेंग अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का उम्मीद होता है कि चू फेंग यहाँ जरूर आएगा। तभी वहाँ पर बड़े बड़े बार्ड्स आने लगते हैं और ये सारे बार्ड्स स्पिरिटिस्ट क्लैन से आए थे जहाँ चू फेंग ने एडमिशन लिया था और उस जगह का हिस्सा बना था। वहीं पर वो ग्रे रोब्ड स्पिरिटिस्ट बना है। जिसके बाद यहाँ पर कई सारे ग्रे रोब्ड स्पिरिटिस्ट आते हैं। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि ये लोग यहाँ कैसे आए और फिर चू फेंग के सेट
के एल्डर ग्रेयर ऑफ स्पिरिटिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करने लगते हैं क्योंकि वो भी यहाँ इस मैच को देखने के लिए आए हैं। लेकिन तब वो ग्रेयर ऑफ स्पिरिटिस्ट उनसे कहता है, हम यहाँ कोई मैच देखने नहीं आए, हम तो यहाँ अपने ग्रेयर ऑफ स्पिरिटिस्ट साथी चू फेंग को सपोर्ट करने आए हैं ताकि हम उसका इस फाइट में मनोबल बढ़ा सके, क्योंकि हमारा फेंग एक ग्रेयर ऑफ स्पिरिटिस्ट है और यहाँ वो फाइट करे और हम उसकी मनोबल बढ़ाने ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सुनकर तो वहाँ के मौजूद लोग सारे हैरान थे कि चू फेंग इतने जल्दी ग्रेयर ऑफ स्पिरिटिस्ट कब बना। पहले तो सबको लग रहा था कि चू फेंग यहाँ आएगा तक नहीं, और देखो वो यहाँ पर आएगा और उसके आने से पहले ही उसके सपोर्ट में कितने सारे ग्रेयर ऑफ स्पिरिटिस्ट आए हैं बस उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। चू फेंग तो सच में पावरफुल बन चुका है। वही यहाँ जब सूरो के फादर इस चीज के बारे में सुनते हैं तो मन ही मन खुश होने लगते हैं कि चू फेंग अब ग्रेयर ऑफ स्पिरिटिस्ट बन गया है। उनकी खुशी की तो ठिकाना ही नहीं रहता। ये देखकर सूरो कहती है, क्या आप फिर से वही सोच रहे हैं? आप हम दोनों की शादी फेंग से कराएंगे? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब चू फेंग की फैमिली को मारा गया था तब तो आप अपने लोगों को उनको बचाने नहीं भेजा था, और तो और उनको मदद करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि आप इस तरह की किसी मैटर में नहीं फंसना चाहते थे। तो तब जब आपने चू फेंग की मदद नहीं की और अभी आप सोच रहे हैं कि चू फेंग हमसे शादी कर लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें तो उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारी मदद करने के लिए आता है। उल्टा हमने उसे क्या दिया? हमने तो उसे अभी तक कुछ भी नहीं दिया। वही ये बात गोंग का फादर सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे अब समझ में आता है कि उन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चू फेंग है। उसी ने उन सब की जान ली थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस गोंग लियोन को चू फेंग को मारना ही पड़ेगा। चू फेंग यहाँ से आज जिंदा बचकर जा ही नहीं सकता। जिसके बाद एल्डर वहाँ के मौजूद सभी लोगों को इस फाइट के रूल बताते हुए कहते हैं, इस फाइट में जो भी हारेगा उसे मरना होगा और जो भी जीतेगा वो सारे डिसेबल्स का चीफ डिसेबल्स कहलाया जाएगा और इस पूरे सिटी का सबसे पावरफुल डिसेबल भी कहलाएगा। उसे इस चीज का टाइटल दिया जाएगा। जिसके बाद गोंग सारे लोगों से ये कहना शुरू कर देता है कि इस फाइट में कोई मर जाएगा और कोई जीत जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था चू फेंग से लड़ने का या फिर उसे मारने का। इस चैलेंज के लिए तो मुझे उल्टा चू फेंग ने उकसाया था, क्योंकि उसे इस सेक्ट में आए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और ये इस सेक्ट के स्टूडेंट्स को बुली करने लग गया था। इसलिए मुझे कैसे भी करके इस चीज के खिलाफ कदम बढ़ाना था, क्योंकि वैसे भी मैं एक चीफ डिसेबल था और सारे डिसेबल्स की जिम्मेदारी मेरी ही थी। इससे मैं पीछे कैसे हट सकता था? लेकिन जब मैंने उसके खिलाफ कदम बढ़ाया तो वो मुझसे भी फाइट करने लग गया और मेरी पोजीशन छीनने के लिए चैलेंज करने लगा कि मुझसे फाइट करो। अगर तुम जीत गए तो तुम इस पोजीशन पे रह सकते हो, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी पोजीशन मुझे देनी होगी। तो मुझे इन सारे डिसेबल्स और अपनी पोजीशन को बचाने के लिए फेंग का चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसलिए मैंने इस फाइट के लिए हाँ बोला। ये सुनकर सुमे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जो काम ये खुद करता था उसका सारा इल्जाम ये चू फेंग पर डाल रहा है। उल्टा सारे डिसेबल्स को चू फेंग ने बचाने की कोशिश की थी और ये सारा का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है। तब वहाँ पर चू फेंग आता है जो काफी गुस्से में यहाँ पर आ रहा था। जिसके बाद चू फेंग और गोंग दोनों आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं और दोनों अपने ऑरा को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के बीच मरने मारने की लड़ाई होगी। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।